हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। तो और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। किसके ऊपर? केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। आप सबने अभी तक पढ़ा होगा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते होंगे। आप सबने लेबोरेटरी में देखा होगा कि आप टेस्ट ट्यूब को हीट करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन में ऐसे ही होता है। बट देर आर सम रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। जैसे बैक्टीरियल का, जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, अगर वो हाई टेम्परेचर पे आप करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से कुछ रिएक्शन पहले स्लो होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पे फास्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना बड़े स्लो पे होते हैं ना बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे फास्ट होते हैं, वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्चुअल में रिएक्शन में क्या होता है, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे हम रिलेटेड हमें आज डिस्कशन करना है। तो आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और हम सब जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट में कुछ चेंजेस आते हैं। और वो कौन से चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आर्हीनियस इक्वेशंस। आर्हीनियस इक्वेशन, तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया, आर्हीनियस इक्वेशन हमें रिलेशन बताता है किसके बीच में? जी हाँ, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। और एक बार जब आपको रेट कांस्टेंट के बारे में पता चल गया तो आप सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को बता ही सकते हो। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट। जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये है आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये है आर्हीनियस इक्वेशन जिसमें k को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। और ए क्या होता है? ए होता है आर्हीनियस कांस्टेंट। ओके, ये क्या है? आर्हीनियस कांस्टेंट, या फिर इसे कुछ लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, और आप देख रहे हो ये एक्सपोनेंशियल के पहले है तो इसके लिए इसमें आ जाएगा प्री, और मल्टीप्लाई है तो मतलब फैक्टर है, तो इसे कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, तो रेट कांस्टेंट हुआ, ये आर्हीनियस कांस्टेंट हो गया। अब ई इसमें क्या है? ई एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल मतलब कांस्टेंट ही होता है वो। ओके, और हम सब जानते हैं ये क्या है? ये इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, जी, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जूल पर मोल, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर कैलोरी पर मोल। ओके, और जब जब आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये रख रहे हो, उसकी यूनिट ये रख रहे हो, तो आपको ध्यान रखना होगा आर का भी वैसा ही यूनिट होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं आर कितना होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। याद रखना यहाँ पे 0.0821 मत लिख देना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.082 लीटर एटमोस्फियर है और यहाँ पे हम एनर्जी में डील कर रहे हैं, तो एनर्जी में क्या आएगा? जूल। आप इसकी वैल्यू 2 कैलोरी भी लिख सकते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अगर अगर आपने आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कैलोरी में लिया। आई होप आप सबको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी। अगर नहीं पता है तो आप ऊपर सर्च बार में टाइप कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स, यस सर, आ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो रिएक्टेंट को रिक्वायर होता है टू अटेन दी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब बचा क्या यहाँ पे? टी। टी होता है टेम्परेचर। ये क्या होता है? टेम्परेचर। और कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन। ठीक है, तो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। के जो है ये a इंटू ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ जो आता है के वर्सेस टी। जी हाँ, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो ये ऐसे आता है। यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा? ऐसे कांस्टेंट पैरेलल हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस रिलेशन से मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर
अगर मैं इसमें टी की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेता हूं, अगर टेम्परेचर को मैं इनफाइनाइट रखता हूं, तो जरा देखिए, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर इंटू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए इंटू वन अपॉन ई रेस टू ये अपॉन आर इंटू इंफिनिटी। इंफिनिटी इंटू समथिंग इज इंफिनिटी और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज हाउ मच, जीरो। तो ई रेस टू जीरो विल बिकम वन। तो फाइनली के इज इक्वल टू ए आ जाएगा। के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो रेट कांस्टेंट इज द आर्हीनियस कांस्टेंट। सो आप ऐसा कह सकते हो कि आर्हीनियस कांस्टेंट ही रेट कांस्टेंट होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्हीनियस कांस्टेंट इज द रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी तो आर्हीनियस कांस्टेंट ही क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं एंड में यहाँ पे लिख देता हूं कि यूनिट ऑफ के विल बी सेम एज यूनिट ऑफ ए। ओके, एंड आर्हीनियस कांस्टेंट इज द रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। इसे नोट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है? जल्दी नोट कर लीजिए, फिर कुछ और रिलेशन भी मैं आपको बताता हूँ फटाफट। ओके, तो इसे मिटा देते हैं। कौन सा पार्ट मिटाता हूँ? जी हाँ, ये यूनिट वाला, क्योंकि बाकी सब मुझे यूज करना है, इतना सा। ओके, अब जरा देखिए, तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, जरा वो भी देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो आर्हीनियस कांस्टेंट ही क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर अगर मैं ये की वैल्यू को बढ़ा दूं, तो मेरा कहने का मतलब है के एंड ये में रिलेशन क्या होता है, बेसिकली मैं वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये की वैल्यू मैं ज्यादा कर दूं, इफ ये का वैल्यू इज ग्रेटर, तो देखिए क्या होगा, के इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी। ये माइनस है तो ये नीचे जाएगा, तो के इज इक्वल टू ए अपॉन ए फिक्स है अपॉन ई रेस टू ए अपॉन आर टी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ए की वैल्यू ज्यादा, अगर ए की वैल्यू ज्यादा, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे आर टी से, तो ये पूरा जो एक्सपोनेंशियल है इसका वैल्यू ही बड़ा आएगा, क्योंकि ई का पावर है, वो ई का पावर है क्या, ई। अगर ई की वैल्यू ज्यादा होगी तो ई अपॉन ए का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ए अपॉन आर टी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। और जब ए अपॉन आर टी का वैल्यू ज्यादा होगा तो टोटल इस एक्सपोनेंशियल के जो पावर है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर ही ज्यादा होगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, कम। तो व्हाट यू कैन से, के और ई में क्या रिलेशन है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, मतलब जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसका रेट कांस्टेंट कम होता है, मतलब वो रिएक्शन क्या होगा, स्लो। क्योंकि हम सब जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ओके, तो आपने देखा अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट कांस्टेंट ज्यादा। लगे हाथ, हम टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन देखेंगे। किसके साथ रिलेशन देखेंगे, टेम्परेचर के साथ। तो देखिए जरा ध्यान से, अब के और टेम्परेचर में रिलेशन देखते हैं इन जनरल रिएक्शन, फिर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं टी को बढ़ा दूं, टी की वैल्यू को बड़ा कर दूं, तो ये पूरा जो रेशियो है वो छोटा आ जाएगा। देखिए अगर टी का वैल्यू ज्यादा हो गया तो ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी। ओके, ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी, ये ए इंटू है तो ये ए के नीचे चले जाएगा और क्या हो जाएगा, ई रेस टू ई ए अपॉन आर टी। और टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये पूरा जो रेशियो है कौन सा, ए अपॉन आर टी, ये क्या हो जाएगा, कम। और जब ए अपॉन आर टी का रेशियो, ध्यान से सुनिए, अगर ए अपॉन आर टी का रेशियो कम हो गया मतलब ई की पावर कम हो जाएगी, और ई की पावर कम हो जाएगी मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर ही क्या हो गया, छोटा, और डिनोमिनेटर ही छोटा हो गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, के बड़ा हो जाएगा। के क्या हो जाएगा, बड़ा। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, देखिए के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू ई अपॉन आर टी। अब मैंने टी का वैल्यू बढ़ा दिया, टी का वैल्यू क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और टी ई का क्या है, डिनोमिनेटर है, ये अपॉन, तो ई अपॉन आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी के ज्यादा होने की वजह से कम हो जाएगा।
तो E अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, E अपॉन आर टी कम हो जाएगा, तो E का पावर कम हो जाएगा, और जब E का पावर कम हो जाएगा तो A अपॉन ई रेस टू समथिंग, A अपॉन ई रेस टू समथिंग विल बी बिगर, क्योंकि जब A को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, A को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा ही आएगा, और आंसर क्या है K। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरे को पहले मिटा देता हूँ, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो हर एक चीज को आप एकदम अच्छे से लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आर्हीनियस इक्वेशन पे तो हर साल आप मान लीजिए क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअल में होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के वैल्यू इंक्रीजेस। ओके, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी जो है, इसमें ये जो पूरी वैल्यू है कौन सी, ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी को k की हाईएस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें पता चलता है कि k कितना आया है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये तो बताता है कि कितने के पास एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है सारे प्रोडक्ट देते हैं, नहीं। अरे हाँ सर, आपने बताया था एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और होता है, कौन सा, ओरिएंटेशन का। जी, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब थोड़ा इस बात को जरा ध्यान से देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब ये माइनस है, और माइनस में या नेगेटिव छोटी वैल्यू बड़ी होती है, जैसे -2 -4 से बड़ा है, मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having activation energy increases, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। मैंने इससे प्रूफ किया, टेम्परेचर ज्यादा तो ई अपन आर टी का पूरा रेशियो क्या आ जाएगा, स्मॉल, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में छोटी वैल्यू, मतलब जैसे -2 है और -4 है तो -2 ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जी हाँ, नो डाउट। ओके, मतलब मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आ समझ में। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, इसे ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये देखिए, इस साइड मैंने ऐसे y एक्सिस और ये x एक्सिस ले लिया। तो y एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी। अरे सर, आपने इधर काइनेटिक एनर्जी लिख दिया और वहां पे तो एक्टिवेशन एनर्जी। जी हाँ, बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो फट से आके कोलाइड होगा ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे राइट साइड जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा। और ये जैसे जैसे ऊपर हो रहा है, ये जैसे जैसे ऊपर हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। ये जैसे जैसे ऊपर होगा ये क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। और आप सबको पता है फ्रैक्शन तो 1 ही आता है, फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि टोटल इज ऑलवेज 1। मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ। जब इसका ग्राफ बनाया तो ये बेल शेप ग्राफ मिलता है। कैसा मिलता है,
ये बेल शेप का मतलब क्या, जरा देखिए, ये यहाँ पे मैंने ऐसे टच किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.1। ओके, अब ऐसे टच किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2। ओके, अब इससे टच किया ऐसे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। तो ये कितना हो गया, मान लीजिए ये हो गया 0.3। ओके, और यहाँ पे ऐसे टच कर लिया तो ये कितना आ गया, ये 5 और एक 6 हो गया। तो इसको ऐसे लेते हैं, ये हो गया मान लीजिए 0 पॉइंट, ये हो गया 0.15 और ये हो गया 0.05। तो ये क्या हो गया 0.2, 0.3 और ये मान लीजिए 0.4, क्योंकि इस पूरे का टोटल 1 ही होगा, क्योंकि वी ऑलवेज टेक फ्रैक्शन लेस देन 1। समझ में आ रहा है, कब आपको फ्रैक्शन कभी एक से ज्यादा नहीं होता। जैसे ऐसे मान लीजिए कि 100 बच्चों में से 20 बच्चों के पास अप्सरा की पेंसिल है, तो बताइए कितने बच्चों के मतलब कितने फ्रैक्शन के पास पेंसिल है। तो आप कैसे निकालोगे, 20/100 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.2, मतलब 0.8 फ्रैक्शन के पास पेंसिल नहीं है। वैसे इसका टोटल भी कितना होगा 1 होगा। तो ये देखिए 0.05, 0.15 मतलब कितना हो गया ये 0.2, और 0.2, 0.3 कितना हो गया 0.5, 0.5, 0.4 कितना हो गया 0.9। तो सर एक बचाओ किधर है, वो इधर, वो ये सब भी तो है, ये देखिए ये सब में भी। ठीक है, अब देखिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए मैं जैसे जैसे राइट साइड जा रहा हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और मान लीजिए ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्शन की क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होगी ये होगी किलो जूल पर मोल या फिर जूल पर मोल। और मान लीजिए कि रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है 80, इसको किलो जूल कर लेते हैं, 80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसके इस साइड वाले जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इस साइड जो फ्रैक्शन वाला ऑफ मॉलिक्यूल है, उन सब की एनर्जी 80 किलो जूल से कम। मतलब इस लाइन के इधर ये जो भी आप देख रहे हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन सब की एनर्जी 80 किलो जूल से कम है। लेकिन इसके बाद वाले, मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये इन सब की एनर्जी 80 किलो जूल से ज्यादा है। मतलब क्या इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये ट्रांजिशन जो पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर था ना, उसको पार कर जाएंगे। मतलब आपको पता है ये वाला चीज, ये इधर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो इसको 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 पार करके ये इस साइड जा सकते हैं, वो इतने से ही मॉलिक्यूल है। और ये सब जो ग्राफ था ये कौन से टेम्परेचर पे था, T1। ओके, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, तो देखिए अब जो कर्व आती है वो कुछ ऐसे आती है, ये देखिए सर, ये कर्व का जो पीक है वो नीचे हो गया, कर्व का जो पीक हो गया वो नीचे हो गया। इसका मतलब क्या, पहले पहले ये जो 0.4 वाले फ्रैक्शन वाले हैं, ये जो 0.4 का ये जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के पास यही वाली एनर्जी थी, यही वाली। मान लीजिए इसके हिसाब से अगर 80 लिया है तो ऑलमोस्ट हाफ पे दिख रहा है, तो मान लीजिए ये 35 किलो जूल थी। ठीक है, तो जो जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे उनमें सबके पास मैक्सिमम कितनी एनर्जी थी, जी हाँ 35, कितनी 35 किलो जूल, 35 किलो जूल। ठीक है, पर मोल भी आप ले सकते हो। इज दैट क्लियर, कितनी थी 35 किलो जूल पर मोल। अब जरा देखिए, अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, अब ये कौन से टेम्परेचर पे है, T2 पे, थोड़ा नहीं, मान लीजिए मैंने अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब ये जो बेल शेप जार था, ये इसका जो पीक है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स राइटवर्ड। अब ये राइटवर्ड क्यों बढ़ा, जरा ध्यान से देखिए, इतना जो आप एरिया देख रहे हैं, इतना एरिया ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली इसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, इसीलिए इतना जो पार्ट है ये उधर शिफ्ट हो गया। क्योंकि क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा कांस्टेंट होंगे। अगर 100 मॉलिक्यूल थे तो इसमें अगर 100 है T1 टेम्परेचर के कर्व में, तो T2 टेम्परेचर के कर्व में भी 100 ही होंगे। ये थोड़ा सा नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए। तो ये देखो, अब इतने मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी, पहले इतने से थे, सिर्फ पहले सिर्फ इतने से थे, अब ये एक्स्ट्रा वाले भी हो गए। कब, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो सिंपली आपने क्या देखा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। टेम्परेचर को बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। और मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है। समझिए, जरा बात को गौर से समझिए। अगर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और प्लस प्लस उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है। अब जरा और गौर से समझते हैं कि ये टेम्परेचर ने ऐसा आखिर किया क्या। तो सुनिए जरा ध्यान से, ये टेम्परेचर ने, आप सबको पता था यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को ही वो क्या करता है, बढ़ा देता है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को ही क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये देखिए, पहले एक्टिवेशन एनर्जी की नीड जो थी वो ये थी, बट
ये कब था, जब टेम्परेचर T1 था। अब आपने टेम्परेचर T2 कर दिया, तो ये देखिए टेम्परेचर ये T2 पे ये 2 हो गया। अब देख रहे हो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और इतनी एनर्जी बढ़ती है कि उनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है और वो प्रोडक्ट देने के काबिल हो जाते हैं। आया सबको समझ में? ये कर्व नीचे क्यों आया वो समझ में आया, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो एरिया जो फ्रैक्शन बढ़ा हुआ था उसको एडजस्ट किया इससे। ठीक है, आपको ये जो बढ़ा हुआ दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे कम भी हुआ है, तो ये एडजस्ट हो गया, और इतने जो मॉलिक्यूल है ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बढ़ गए जिनके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन बाय कीपिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे और लगाइए नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे स्पेस बचा है, मैं शुरू कर देता हूँ। तो ये जो हेडिंग है वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में? जी हाँ, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो मेरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी। चलिए अभी ये हेडिंग में ही हम एक इसका बोलते हैं ना ग्राफ बना लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का। देखिए तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं नेचुरल लॉग ले लेता हूँ, नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस ई ऑफ के इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए बेस ई, और ये देखिए मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग में लॉग ऑफ m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ये पावर पहले आ जाएगी, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं, लॉग टू द बेस ई ऑफ ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी। तो ये क्या हो जाएगा, log to the base e of k is equal to log to the base e of a माइनस ये पावर आ गया ये अपॉन आर टी, और यहाँ पे log to the base e of e। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, log of a raised to x can be written as log of a, x log of a। तो ये पावर जो थी ये पहले आ गई, ठीक है, और log to the base e of e is nothing but 1। तो ये क्या हो गया, log to the base e of k is equal to log to the base e of a माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, लेकिन जैसे आप सब जानते हो हम जितने भी अपने कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन किस में करते हैं, वो सारे कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, जी हाँ, log टू द बेस 10 में। तो अब इसे log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जी हाँ, log टू द बेस 10 ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर ऐसे फॉर्मूला पहले आपको बता देता हूँ, log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ x, ये फॉर्मूला है। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ log टू द बेस 10। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको कराता हूँ। जल्दी जल्दी, स्पेस खाली नहीं है। फटाफट नोट कीजिए। जी हाँ, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए ये राइट साइड वाला पार्ट में मिटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। तो ये मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू ये इसे ऐसे करना, ठीक है। और ये राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर टी। पूरे को कितने से कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2.303। तो ये क्या आ जाएगा, log टू द बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, log ऑफ a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। अब इसे जरा गौर से देखिए, गौर से कुछ दिखाई दे रहा है, अरे सर ये तो सीआईडी का एक्टिंग कर रहा हूँ। जी हाँ, ये हो गया y, ये हो गया mx, ओके, और ये हो गया c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। बट अगर आप देखो तो हमें
के वर्सेस लॉग ऑफ के वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें माइनस ए अपॉन आर जो है ये हो जाएगा हमारा स्लोप, हमारा बजाज। जी हाँ, ये तो अब इसे लिखते हैं यहाँ पे क्या, ये हो गया लॉग ऑफ के, ये हो गया टेम्परेचर टी, ओके। और यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी, से नो टू पी, जब भी स्लोप नेगेटिव आए एंगल क्या होगा, ऑप्टियूज। तो खींच दीजिए ऐसे लाइन, तो ये हो गया आपका थीटा, दैट इज tan थीटा स्लोप। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पूरी वैल्यू थी, ये तो पूरा लॉग के यहाँ पे लिखना अच्छा होगा, और ये पूरा वैल्यू क्या होगा, जी हाँ, लॉग ऑफ ए। अगर इससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो के हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू, अगर इससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो, इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो वो क्या होगा, लॉग ऑफ के। याद रखिएगा, क्योंकि ए की वैल्यू फिक्स है, ए कांस्टेंट है जिसे हम आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से बता दिया। अब ये एक्चुअल में हीटिंग का तो काम अब है, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, तो इधर देखिए जरा ध्यान से। अब मैं लेता हूं सेम यही इक्वेशन, K1 T1 पे होगा, मतलब K1 इज अ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 और K2 विल बी द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। ये आप ध्यान में रखना। अब इसी को लेके मैं इस इक्वेशन को यूज करने वाला हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A, ये तो पता है ना, A कांस्टेंट है, माइनस E अपॉन 2.303 RT1। सर आपने तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रखा है और ये T1, तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी EA1 नहीं होगा? जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। लॉग K1 होगा ये, log K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। तो और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, किसके ऊपर, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। आप सबने अभी तक पढ़ा होगा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते होंगे। आप सबने लेबोरेटरी में देखा होगा कि आप टेस्ट ट्यूब को हीट करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन में ऐसे ही होता है, बट देर आर सम रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। जैसे बैक्टीरियल का, जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, अगर वो हाई टेम्परेचर पे आप करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से कुछ रिएक्शन पहले स्लो होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पे फास्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना बड़े स्लो पे होते हैं ना बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे फास्ट होते हैं, वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्चुअल में रिएक्शन में क्या होता है, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं उससे हम रिलेटेड हमें आज डिस्कशन करना है। तो आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और हम सब जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, और वो कौन से चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन से। आर्हीनियस इक्वेशन, तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया, आर्हीनियस इक्वेशन हमें रिलेशन बताता है किसके बीच में, जी हाँ, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। और एक बार जब आपको रेट कांस्टेंट के बारे में पता चल गया तो आप सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को बता ही सकते हो। कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट। जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस E अपॉन आर टी। ये है आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये है आर्हीनियस इक्वेशन जिसमें K को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और A क्या होता है, A होता है आर्हीनियस कांस्टेंट।
ओके, ये क्या है, आर्हीनियस कांस्टेंट, या फिर इसे कुछ लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, और आप देख रहे हो ये एक्सपोनेंशियल के पहले है, तो इसके लिए इसमें आ जाएगा प्री, और मल्टीप्लाई है तो मतलब फैक्टर है, तो इसे कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, तो रेट कांस्टेंट हुआ, ये आर्हीनियस कांस्टेंट हो गया। अब ई इसमें क्या है, ई एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल मतलब कांस्टेंट ही होता है वो। ओके, और हम सब जानते हैं ये क्या है, ये इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। जी, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, जूल पर मोल, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर कैलोरी पर मोल। ओके, और जब जब आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये रख रहे हो, उसकी यूनिट ये रख रहे हो, तो आपको ध्यान रखना होगा आर का भी वैसा ही यूनिट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं आर कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। याद रखना यहाँ पे 0.0821 मत लिख देना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे हम एनर्जी में डील कर रहे हैं, तो एनर्जी में क्या आएगा, जूल। आप इसकी वैल्यू 2 कैलोरी भी लिख सकते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, अगर अगर आपने आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कैलोरी में लिया। आई होप आप सबको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी, अगर नहीं पता है तो आप ऊपर सर्च बार में टाइप कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स, यस सर, आ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो रिएक्टेंट को रिक्वायर होता है टू अटेन दी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब बचा क्या यहाँ पे, टी। टी होता है टेम्परेचर, ये क्या होता है, टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन। ठीक है, तो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, के जो है ये a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ जो आता है के वर्सेस टी, जी हाँ, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो ये ऐसे आता है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट पैरेलल हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस रिलेशन से मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर अगर मैं इसमें टी की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेता हूँ, अगर टेम्परेचर को मैं इनफाइनाइट रखता हूँ, तो जरा देखिए, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन